नमस्कार, कैसे हो बच्चों। आज हम अपने चैप्टर गति के नियम का लेक्चर नंबर 3 लेके आए हैं। पहले 2 लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि गति क्यों होती है और गति का पहला नियम हमने पढ़ा था क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे गति का दूसरा नियम। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, यदि m द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर परिणामी बल F लग रहा हो तो किसी जड़त्वीय निर्देश तंत्र से देखने पर उस वस्तु का त्वरण F/m के बराबर होता है। हमने क्या कहा, हमारा कोई वस्तु है जिसका द्रव्यमान m है, यदि उस पे परिणामी बल F लग रहा है तो उसका त्वरण क्या होगा, F/m, या हम इसे ऐसे बोल देते हैं F = ma। तो ये होता है हमारा गति का दूसरा नियम, जो कि आप लोग कहते हो, मैं ऐसा नहीं कहती। अच्छा, इसमें एक और चीज यहाँ ध्यान दो, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। बच्चों अगर ये वर्ड आपको समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज आप पहले इसका लेक्चर नंबर 2 देखो, उसमें हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि ये क्या होता है। ठीक है, तो अब यहाँ तो इसमें सबसे पहले एक चीज देखो, अगर मैं ये कह दूं कि किसी वस्तु पर लगने वाला परिणामी बल F शून्य हो तो क्या होगा, F शून्य होगा तो ये शून्य हो जाएगा। अब द्रव्यमान तो शून्य हो नहीं सकता, क्या बचा, त्वरण, तो क्या शून्य हो जाएगा, त्वरण। कुछ याद आ रहा है, यदि परिणामी बल शून्य हो तो उसका त्वरण भी शून्य होगा, वेग परिवर्तन की दर शून्य होगी, वस्तु साम्य अवस्था में होगी। यही तो हमारा न्यूटन की गति का पहला नियम है। अब दोनों सेम नहीं लग रहे भाई, इसमें तुम बल 0 कर दो तो तुम्हें A = 0 मिल जाएगा, तो फिर हमें जरूरत क्या पड़ी पहले नियम की, जब दोनों सेम ही हैं तो क्यों उसे पहला नियम कह दिया, क्यों इसे हमने से दूसरा नियम कह दिया। तो रीजन है ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र। हमने इसमें कहा कि हम जो द्रव्यमान की वस्तु है उसे हम जड़त्वीय निर्देश तंत्र से देख रहे हैं, और ये जड़त्वीय निर्देश तंत्र, कोई तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र, इंग्लिश में क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मीनिंग अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। कैसे पता चलता है, अगर उसमें न्यूटन की गति का पहला नियम संतुष्ट होता है तो दिया गया यंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। इसलिए हमारा होता है पहला नियम अलग दिया हुआ है, दूसरा नियम अलग दिया हुआ है। तो पिछली क्लास में हमने बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ इस चीज को समझाया था कि न्यूटन के पहले गति के नियम से हम कैसे पता करते हैं कि दिया गया तंत्र जड़त्वीय है या अजड़त्वीय है। चलो, ये बात तो हुई हमारे पहले और दूसरा नियम क्यों हमें अलग अलग चाहिए। अब आते हैं यहाँ पे, हमने कहा बुक्स में लिखा होता है F = ma, और सब बच्चे यही कहते हैं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम क्या है, F = ma। मैं कहती हूं नहीं। अब ये वही बात हो गई जो आजकल कुछ ट्रेंड हो रहा है ना, साडा कुत्ता कुत्ता, तुआडा कुत्ता, टॉमी समथिंग राइट। तो यही बात हो गई ना, मैडम आपका नियम हमारा नियम एवे, करेक्ट। तो चलो, मैं क्या कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि ये गति का दूसरा नियम नहीं है, ये उसकी एक स्पेशल कंडीशन है, उसका एक स्पेशल केस है, उसका एक पार्ट है, पूरा नियम नहीं है। तो पूरा नियम होता क्या है, गति का पूरा नियम होता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पे आरोपित बल के बराबर होती है। क्या होता है नियम हमारा, संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर या अनुक्रमानुपाती होती है। आरोपित बल के बराबर, तो संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी, ΔP/ΔT बराबर आरोपित बल। ये होता है हमारा द्वितीय नियम, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम, जिसमें P क्या है, P होता है संवेग। तो अभी इसे हम यही होल्ड पे रखते हैं, पहले समझते हैं कि संवेग क्या होता है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि न्यूटन की गति का ये दूसरा नियम हमें कैसे मिलता है। तो अब समझते हैं संवेग क्या होता है। संवेग को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मोमेंटम, MOMENTUM, मोमेंटम। इसमें देखो क्या होता है,
हमने मान लिया कि हमारे पास ये दो झूले हैं। एक झूले पे एक बिल्कुल पतला सा बच्चा बैठा है और दूसरे झूले पे 11th स्टैंडर्ड के आप बैठे हो, बिल्कुल लड्डू जैसे। करेक्ट। अब इसमें यहां पे एक आदमी खड़ा है, तो वो एक बार इसे चलाता है, एक बार इसे चलाता है। जब वो झूलों में को झुलाता है तो किसमें उसे ज्यादा बल लगाना पड़ेगा? कॉमन सेंस है, जहां तुम बैठे हो, जहां भार ज्यादा है। भार का मतलब जहां द्रव्यमान ज्यादा है। एक और दूसरी बात, अगर दूसरे तरीके से देखो कि ऑलरेडी झूला चल रहा है और इस इंसान को झूले को रोकना है, तो कौन से झूले को रोकने के लिए उसे ज्यादा दम लगाना पड़ेगा? इसको। ठीक है, तो चलाने या रोकने के लिए लगाया गया बल किस पे निर्भर कर रहा है? द्रव्यमान पे। कौन ज्यादा मोटा है, इस पे। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? पहली लाइन हमारी, चलाने या रोकने वाला बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक। अब यहां पे मैं एक और चीज बोल दूं कि मान लो हमारे पास ये दो कार हैं, दोनों सेम कार हैं। ठीक है, दूसरी कार कौन सा ब्रांड लोगे भाई? चलो जी, टाटा की कार है दोनों। ठीक है, और दोनों के द्रव्यमान बराबर है। ध्यान दो, हमने कहा द्रव्यमान बराबर है। एक कार हमारी जा रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, दूसरी कार हमारी जा रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। किस कार को रोकने के लिए ज्यादा बल लगेगा? जो तेज जा रही है। ठीक, ज्यादा जोर से ब्रेक आपको उसी कार में मारने पड़ेंगे जो आपकी तेज जा रही है। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि बल हमारा वस्तु के वेग पर भी निर्भर करता है। करेक्ट। सेकंड पॉइंट क्या हो गया हमारा? बल वस्तु के वेग पर निर्भर करता है। दो बातें आ गई हमारे पास। तो इन दो बातों से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? किसी वस्तु की विराम अथवा गति की अवस्था को परिवर्तित करने के लिए लगाया गया बल वस्तु के वेग तथा द्रव्यमान दोनों पर निर्भर करता है। हमने क्या बोला? बल हमारा अनुक्रमानुपाती होता है वेग के, और बल हमारा अनुक्रमानुपाती होता है द्रव्यमान के। अब जो ये वेग और द्रव्यमान है, इन दोनों का गुणनफल कहलाता है संवेग। क्या बोलते हैं इसे? मोमेंटम। कभी कभी हम कहते हैं ना कि अगर कोई इंसान पहाड़ी से नीचे उतर रहा है और वो अपनी थोड़ी सी स्पीड बढ़ा दे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है उसे रोकना, तो क्या बोलते हैं कि उसका मोमेंटम बहुत ज्यादा हो गया है। करेक्ट। तो किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। करेक्ट। तो हम क्या कहते हैं? P इक्वल्स टू mv। अब क्योंकि v हमारी एक सदिश राशि है तो P भी हमारी संवेग भी सदिश राशि होती है। और इसकी दिशा किसके अनुदिश होती है? जो वेग की दिशा होती है वो ही P की दिशा होती है। सो संवेग की दिशा वेग की दिशा के अनुदिश होती है। अब इसका मात्रक क्या होगा? mv। वैसे निकालोगे तो क्या होगा?
किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। या हम इसे बोल देते हैं, देखो ये m का क्या हो गया, किलोग्राम वेग का मीटर प्रति सेकेंड। पर अगर मैं इसे इस नियम में क्या कर लूं, सेकेंड से गुणा सेकेंड से भाग कर दूं तो क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर सेकेंड बटे सेकेंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर किसका होता है, त्वरण का, किलोग्राम द्रव्यमान का, ma हो गया मीनिंग बल हो गया, बल का बल का मात्रक आपका क्या होता है, न्यूटन, न्यूटन सेकेंड। तो संवेग का मात्रक क्या हुआ आपका, न्यूटन। तो ये हो गया हमारा संवेग P बराबर mv। अब अगर हम कहते हैं कि हमारे पास एक कार है और एक ट्रक है, मीनिंग दोनों के द्रव्यमान अलग अलग हैं, इसका द्रव्यमान m1, इसका द्रव्यमान m2, और हमने कहा दोनों समान वेग से जा रहे हैं, दोनों pv वेग से जा रहे हैं। तो संवेग क्या होगा इनका, P1 बटे P2 अगर हम निकालें तो क्या आएगा, m1v1 m1v बटे m2v, v बराबर द्रव्यमान ने वेग के ऊपर, v से v कैंसिल, m1 बटे m2। अब हमारा क्या है, m2 इज ग्रेटर देन m1, करेक्ट। जब m2 बड़ा है m1 से तो ऑब्वियसली आपका p2 बड़ा हो जाएगा p1 से, p2 इज ग्रेटर देन p1। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो कंक्लूजन, भारी वस्तु का संवेग अधिक होगा हल्की वस्तु की अपेक्षा अगर दोनों समान वेग से चल रही हैं। अगर कार और ट्रक दोनों समान वेग से चल रहे हैं तो ट्रक का संवेग ज्यादा होगा कार से। अब दूसरी चीज अगर हम ले लें कि हमारे पास दो वस्तुएं हैं जिनका संवेग बराबर है, अगर उनका ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। सेकेंड केस में हमने क्या कहा, दो वस्तुएं हैं जिनका संवेग बराबर है, संवेग बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ m1 v1 बराबर m2 v2, m1 बटे m2 बराबर v2 बटे v1। अगर यही केस ले लो दोबारा से, कार और ट्रक दोनों का संवेग बराबर है, तो यहां से आप क्या कंक्लूजन निकाल रहे हो, हमने क्या कहा, m2 इज ग्रेटर देन m1, तो यहां से क्या आएगा, v1 इज ग्रेटर देन v2, मीनिंग जो आपकी हल्की वस्तु है उसका वेग अधिक होगा। दो वस्तुएं जा रही हैं, भारी और एक हल्की, दोनों का संवेग बराबर है, तो जो कार है कार का वेग बराबर होगा और ट्रक का वेग कम होगा। भाई बड़ी कॉमन सी बात है ना। देखो क्या होता है आपका P बराबर क्या होता है, mv। ये अगर हमने अपनी कार मान ली छोटी सी, ये आपने बड़ा सा ट्रक मान लिया, ठीक है, दोनों के दोनों संवेग बराबर है P1 P2। अब इनका द्रव्यमान तो हमें पता है m1 m2, इसका कम है इसका ज्यादा है, पर इस चीज को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, m तो अलग है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसका वेग बढ़ाना पड़ेगा, इसका वेग घटाना पड़ेगा। देखो अगर मैं v1 लिख दूं यहाँ v2, m1 हमारा बड़ा है m2 से, तो p1 बराबर p2 कब होगा, जब v1 छोटा होगा, सॉरी हमारा m2 बड़ा है m1 से, हमें क्या बनाना है, p1 बराबर p2, तो क्या करना पड़ेगा, v1 बड़ा करना पड़ेगा v2 से। एक तरीके से और समझ लो, ये 10 kg का है, ये 100 kg का है, ठीक है। मैंने कहा कि संवेग दोनों का कितना है, 1000 है, और दोनों का संवेग बराबर है, तो इसका वेग कितना करना पड़ेगा, संवेग 1000 करने के लिए 100, इसका वेग कितना करना पड़ेगा संवेग 1000 करने के लिए 10, ठीक। तो यहां से हमारे दो कंक्लूजन आते हैं, दो वस्तुएं जो
द्रव्यमान अलग अलग है पर वेग समान है, तो जो भारी वस्तु होगी उसका संवेग अधिक होगा। दूसरा, जो हमारी हमेशा अगर संवेग बराबर है तो जो हल्की वस्तु होगी उसका वेग अधिक होगा। तो ये तो था हमारा संवेग। अब आते हैं अपनी पुरानी बात पे, जहां पे हमने छोड़ा था कि F बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा T। क्या बोला था हमने? संवेग परिवर्तन की दर आरोपित बल के बराबर होती है। यही हमारा न्यूटन की गति का दूसरा नियम है। F बराबर ma नहीं। तो चलिए समझते हैं कैसे। ये हमारे पास कोई m द्रव्यमान की वस्तु है, अगर हमने उस पे F बल लगाया तो उसमें त्वरण a उत्पन्न होता है। ठीक है, ये हमने बोला। अब अगर मैं यहाँ पे एक चीज बोलूं कि अगर हम m नियतांक कर दें, मीनिंग m हमारा क्या हो गया? कांस्टेंट, तो F क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन, त्वरण के अनुक्रमानुपाती हमारा बल हो जाएगा। ये कब होगा? जब हमारे पास दो वस्तुएं हो जिनका द्रव्यमान समान हो, तो उनमें उत्पन्न त्वरण बल के अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरा केस हमने क्या कहा कि त्वरण हमने नियतांक कर दिया, मीनिंग त्वरण हमारा क्या है? कांस्टेंट हो गया। तो F किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगा? द्रव्यमान के। दो वस्तुएं जो समान वेग परिवर्तन की दर के साथ गतिमान है, दो वस्तुएं जो समान त्वरण से गतिमान है, तो F अनुक्रमानुपाती हो जाएगा m के। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को बराबर रखो तो क्या आएगा? F अनुक्रमानुपाती m a। अनुक्रमानुपाती का निशान हमेशा किससे घटता है? अनुक्रमानुपाती नियतांक से। के क्या है? अनुक्रमानुपाती नियतांक या प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। v माइनस यू बटे डेल्टा टी। चलो अब इसे इधर लिख लेते हैं, एम बी माइनस एम यू। एफ बराबर एम बी माइनस एम यू बटे डेल्टा टी। एम बी क्या होता है? संवेग, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल। पीवी टी समय बाद का, तो अगर हम इसे फाइनल बोल रहे हैं, इसे हम अंतिम वेग बोल रहे हैं, इसे प्रारंभिक वेग बोल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? पी फाइनल माइनस एम यू क्या हो जाएगा? प्रारंभिक संवेग। पी इनिशियल, फाइनल अंतिम, इनिशियल प्रारंभिक, बटे डेल्टा टी। ये क्या हो जाएगा? डेल्टा पी बटे डेल्टा टी। आ गया ना हमारा? तो ऐसे आता है हमारा न्यूटन की गति का दूसरा नियम। अब इस नियम को हम इसके डिफरेंशियल फॉर्म में रखते हैं। डिफरेंशियल फॉर्म क्या होती है? अवकलज रूप में। ठीक है, ये तो था क्षणिक के लिए चल रहा था। देखो हमने तात्क्षणिक त्वरण लिया था। अब अगर हम कह दे टी समय में परिवर्तन हो रहा है, जो ये वेग है ये किसी समय टी में, टी समय तात्क्षणिक समय नहीं है, उससे बड़ा है, तो जो ये आपका डेल्टा है इसे हम कैसे लिख सकते हैं? टी समय के लिए। अब हम इसे लिख देंगे F बराबर dp बटे dt। डेल्टा हमारा प्रदर्शित करता है बहुत छोटे के लिए, d हमारा प्रदर्शित करता है समय अंतराल के लिए, जिसे हम नाप सकते हैं आराम से। अब करो d बटे dt mv, करेक्ट? क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं? m dv बटे dt प्लस v dm बटे dt। ये है एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ योर न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के गति के दूसरे नियम की एग्जैक्ट फॉर्म। अब मैंने शुरू में कहा था F बराबर m में गति का नियम दूसरा गति का नियम नहीं है, उसका एक स्पेशल केस है। समझते हैं कैसे? यहां पे अगर मैं कह दूं कि जो मेरी वस्तु है उसका द्रव्यमान कांस्टेंट है, द्रव्यमान नियत है,
हमने क्या कह दिया, m हमारा नियत है। यदि m कांस्टेंट है तो क्या हो जाएगा, dm बटे dt बराबर 0 हो जाएगा। dm बटे dt बराबर 0, तो ये पूरा भाग 0 हो गया। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, f बराबर m dv बटे dt। बच्चों इसके लिए थोड़ा सा आपको डिफरेंशियल आना जरूरी है, और वो हमने ऑलरेडी एक्सप्लेन करा हुआ है अच्छे से। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप डिफरेंशियल वाली वीडियो देखिए, तो आपके सारे कंफ्यूजन, ये आपको चीज फिर अच्छे से समझ आएगी। अब dv बटे dt क्या होता है, त्वरण। तो क्या आ गया, F इज इक्वल्स टू ma। न्यूटन की गति का नियम F इज इक्वल्स टू ma आ गया, पर कब, जब द्रव्यमान नियत हो। तो F इज इक्वल्स टू ma भी सत्य है, पर इसके साथ आपकी एक कंडीशन जुड़ जाती है, m हमारा क्या है, कांस्टेंट। अब जब हम अपने न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हमारे 99% केसेस में ये ही होगा, m हमारा कांस्टेंट। 99 नहीं बल्कि मैं कहूंगी 99.9% केसेस में m आपका कांस्टेंट होगा। तो हम ये ही लगा देंगे डायरेक्टली, पर जरूरी नहीं हर जगह हो, ठीक है। तो याद रखो, न्यूटन का दूसरा नियम ये नहीं, ये है, या आप ये फॉर्म याद रखो, सबसे आसान है, m dv बटे dt प्लस b dm बटे dt। और ये एक उसका स्पेशल केस है। तो अगर अब कोई कहे न्यूटन की गति का दूसरा नियम F बराबर ma है, तो आपका आंसर होगा नहीं। न्यूटन की गति का दूसरा नियम है F बराबर डेल्टा p बटे डेल्टा t, या F बराबर dp बटे dt दिए गए समय t के लिए। अब आप सोचोगे कि भाई द्रव्यमान तो वस्तु का हमेशा कांस्टेंट ही होता है। अगर हम एक बॉल ले लें, अगर वो 200 ग्राम की है तो वो हमेशा 200 ग्राम की ही रहेगी। तो फिर ये चीज कब आएगी, नियम तो हमारा यही हुआ नहीं। उसके भी एग्जाम्पल्स हैं, तो चलो अब हम पहले एग्जाम्पल देखते हैं कि कौन से वो केस हैं जब हमारा द्रव्यमान नियत नहीं होता। इसका हमारा पहला एग्जाम्पल है रॉकेट, ROCKET। जब हमारा द्रव्यमान कांस्टेंट नहीं होता, समझते हैं कैसे, रॉकेट कुछ ऐसा सा होता है। तो जैसे जैसे ये रॉकेट ऊपर की तरफ को जाता है, इसमें ये जो इसके अंदर का जो फ्यूल है, ये गैस कैसे आती है, जो इसका ईंधन है वो जल रहा है, तब हमारी गैस निकलती है। तो धीरे धीरे इसका द्रव्यमान क्या हो रहा है, बदल रहा है। m हमारा कांस्टेंट नहीं है, तो यहां हम क्या, F बराबर ma, ये नहीं। तो हमारी सापेक्ष यांत्रिकी से आता है, उसे क्या बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक मैकेनिक्स, ठीक है। तो आइंस्टीन ने कहा, अगर किसी वस्तु का वेग प्रकाश के वेग के करीब करीब बराबर हो, तो उसके सापेक्षिक सिद्धांत के अनुसार हमारे पास क्या आता है, m बराबर m नॉट बटे √1 माइनस v स्क्वायर बटे c स्क्वायर। ये m नॉट क्या है, वस्तु का विराम पे द्रव्यमान, जब वस्तु विराम में है तब द्रव्यमान है। m क्या है, जब वस्तु गति में है तब उसका द्रव्यमान है। अब हमने कहा कि v हमारे c के करीब करीब बराबर है। करीब करीब बराबर, अगर बिल्कुल बराबर मान लो इसे, तो 0 हो जाएगा। 0 मीन्स यहाँ इंफिनिटी आ जाएगा, तो m तो इंफिनिटी हो गया भाई, m नॉट तो कुछ तो रहा ही होगा। अगर हम एक संख्या ले लें, मान लो हमने कहा कि v बराबर c बटे 2 है, ये रख दो इसमें, तो क्या आएगा, m बराबर m नॉट बटे 1 माइनस c स्क्वायर बाई 4 c स्क्वायर, करेक्ट। 1 माइनस 1 बाई 4 कितना हो जाएगा, 4 यहाँ माइनस 1 बाई 4, 3 बाई 4, 4 ऊपर चला जाएगा तो 4 बाई 3 m नॉट। देखो 4/3 है, तो 1 से तो बड़ा ही होगा, करेक्ट। तो हमारा जो वस्तु का विराम पे द्रव्यमान है और जो गति पे द्रव्यमान है, दोनों समान नहीं है। गतिमान अवस्था में वस्तु का द्रव्यमान विराम में वस्तु के द्रव्यमान से
ज्यादा है। तो हमेशा ध्यान रखो, ये हमारा मेन केस होता है कि जब हम न्यूटन के गति के नियम को F बराबर m में नहीं लगा सकते। क्या लगाएंगे? F बराबर डेल्टा P बटे डेल्टा T। अगर आप अपनी रियल लाइफ में भी देखो तो हर वस्तु का जिसका विराम में कुछ द्रव्यमान है, जब वो गति में होती है उसके द्रव्यमान में कुछ फर्क पड़ जाता है, पर वो फर्क इतना छोटा होता है कि हम उसे नेग्लेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो जब वस्तु गति में होती है उसका द्रव्यमान थोड़ा सा ज्यादा होता है अगर हम कंपेयर करें उसके विराम अवस्था के द्रव्यमान से। तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स में हमारा F बराबर m में ही यूज होगा, क्योंकि यहां हम मानते हैं कि वस्तु का द्रव्यमान नियत है, वो बदल नहीं रहा है। ठीक है, फर्स्ट केस हमने ले लिया कि हमारे पास ये एक पत्थर है, ठीक, इसे आप ढकेल रहे हो, तो मीनिंग आप इस पे कोई बल लगा रहे हो। बल किस दिशा में लगा रहे हो? ऐसे आगे की तरफ ढकेलना चाह रहे हो तो ऐसे बल लगा रहे हो F। बल लगाने की वजह से इसमें त्वरण उत्पन्न हो जाता है, ये घूमना शुरू कर देता है और ये इस दिशा में जा रहा है तो त्वरण की दिशा भी यही होगी। तो अब हम इससे समीकरण कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे? इसका FBD। अगर हमने कह दिया कि इसका द्रव्यमान m है तो कौन कौन से बल लग रहे हैं पहले से वो देखो। नीचे की तरफ mg, एक धरती की वजह से प्रतिक्रिया n लग रहा है। चलो लिख दो, FBD बनाएंगे तो ये m हो गया, नीचे की तरफ क्या लग रहा है? mg, ऊपर की तरफ प्रतिक्रिया, इस दिशा में बल F, इस दिशा में उसका त्वरण a है। दो समीकरणें बन जाएंगी। y अक्ष के अनुदिश बलों को एक साथ रख दो, x अक्ष के अनुदिश बलों को एक साथ रख दो, तो ये तो क्या हो गया? n बराबर mg। दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा हमारा इस नियम से F बराबर ma। F ये है और ये m a। तो ये हमारी इक्वेशन आ जाएगी, जिसमें अगर उसने त्वरण निकालने को बोला है आप F का मान रखोगे, m का मान रखोगे और उसका त्वरण निकाल दोगे। अब दूसरा केस अगर हम ये ले लें कि ये एक पिंड है जिसपे हम दो बल लगा रहे हैं F1 और इधर से हम बल लगा रहे हैं F2। हमने कहा कि F1 बल ज्यादा है F2 से, ये वाला बल ज्यादा है, तो किधर को मूव करेगा ये पिंड? इधर को मूव करेगा, तो त्वरण की दिशा क्या हो गई? A। अब दोबारा से इसकी समीकरण लिखेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले अगर इसका द्रव्यमान m है तो नीचे की तरफ mg, सतह इस पे ऊपर की ओर प्रतिक्रिया लगा रही है n। चलो इसका FBD बनाते हैं। FBD क्या बताया था हमने? बल निर्देश आरेख। सबसे पहले से बिंदु द्रव्यमान मान लेंगे, नीचे की ओर क्या लग रहा है? mg, ऊपर की ओर क्या लग रहा है? n। F1 लग रहा है इधर की ओर तो ऐसे दिखाएंगे F1। F2 लग रहा है इधर की तरफ तो ऐसे दिखाएंगे F2। किस दिशा में गति कर रहा है? इधर की तरफ A। लिखो इक्वेशन, पहले y अक्ष के अनुदिश लिख लो, तो n बराबर mg, इक्वेशन 1। नेक्स्ट इक्वेशन F2। अब इनमें से कौन सा पॉजिटिव ले, कौन सा नेगेटिव ले, हमेशा दिमाग में रखो। जब न्यूटन की गति के दूसरे नियम से आप न्यूमेरिकल्स करोगे तो जो आपके वस्तु के घूमने की या गति करने की दिशा है, जो त्वरण की दिशा है, उसे हम हमेशा पॉजिटिव लेंगे, बाकी दिशाओं को सबको नेगेटिव ले देंगे। तो इसमें देखो फिर से वही लगा रहे हैं F बराबर ma। तो कौन सा बल इसकी दिशा में है? F1। F2 किस दिशा में? अपोजिट दिशा में, तो इसे हम क्या लिखते हैं? माइनस। F2 बराबर वस्तु का द्रव्यमान क्या था? m इंटू a। तो यहाँ पे F बराबर ma ना बोल के हमें क्या बोलना चाहिए? परिणामी बल जो है F नेट, इस पे जो परिणामी बल लग रहा है
वो हमने लिखा ना, F1 माइनस 2 दो बल हो गए ना, तो इनका कुछ ना कुछ तो परिणामी बल आएगा, तो F नेट हमारा एग्जैक्ट है, F नेट बराबर ma। तो ऐसे हम लिखेंगे अपनी इक्वेशन। तीसरा केस ले लेते हैं कि जैसे हमारे पास एक खिलौना है, खिलौने में भाई फिर से कार बना लो, मुझे कार ही बनानी आती है बस, ये बच्चा पकड़ के यहां से रस्सी लगा के इसे खींच रहा है, तो बल की दिशा क्या हो गई, F ये। बल लगाने की वजह से कार किस दिशा में गति करती है, इस दिशा में, तो त्वरण आ गया ये। हमने कहा कि क्षैतिज से ये कितना कोण बना रहा है, थीटा। तो हमेशा ध्यान रखो, हमने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, जितने भी बल है हमारे सब या तो x अक्ष के अनुदिश हो या y अक्ष के अनुदिश हो, बीच में नहीं होने चाहिए। यहां बीच में हो गया, फिर से क्या करेंगे, घटक बना दो। घटक बनाओगे तो यहां क्या आएगा, F cos थीटा F sin थीटा। जो ये कार हमारी चल रही है, ये किस बल की वजह से चल रही है, F cos थीटा बल की वजह से। चलो पहले FBD बनाओ। कार होगी, m द्रव्यमान ले लिया हमने, कार पे इस सतह की वजह से, पहले तो इस पे नीचे लग रहा है mg, और सतह की वजह से कार पे लग रहा है प्रतिक्रिया बल n। तो चलो FBD बनाओ पहले इसका। ये m द्रव्यमान की कार है, नीचे की तरफ को लग रहा है mg, ऊपर की तरफ लग रहा है प्रतिक्रिया। ध्यान दो, एक और बल लग रहा है ऊपर की तरफ को, F sin थीटा। तो एक और बल हो गया F sin थीटा, और इधर बल लग रहा है F cos थीटा। त्वरण की दिशा कौन सी है, ये वाली ही है। चलो इक्वेशन लिखो। तो हमने क्या कहा था, बलों को बराबर रख देंगे, तो हमारा क्या होगा, n प्लस F sin थीटा बराबर mg। दूसरी इक्वेशन F cos थीटा बराबर m a की दिशा में है, पॉजिटिव ले दिया। यहां से अगर आपको त्वरण निकालना है तो कैसे निकालेंगे, a बराबर F cos थीटा बटे m। देखो बच्चों, बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं क्या कर रही हूं इन सब में, F बराबर ma का नियम लगा रही हूं। जो बल है वो सब ma के बराबर है। अब जो ये अभिलंबवत बल है, वस्तु हमेशा गति हमारी ऐसे कर रही है, अभी हम यही दिखा रहे हैं, गति हमारी ऐसे कर रही है। तो ये सारे बल की वजह से वस्तु गति नहीं कर रही, इस दिशा में तो स्थिर है, तो इन्हें हमें बराबर रख देंगे, संतुलित कर दे रहे हैं एक दूसरे को। जिस दिशा में वो गति कर रही है उस दिशा में लगे सारे बल बराबर होंगे m इंटू त्वरण a के। अब a की दिशा में जो बल है उन्हें हम पॉजिटिव ले देंगे, जो उससे विपरीत दिशा में है उन्हें हम नेगेटिव लेके लिख देंगे। ठीक है, चलो सेकेंड केस लेते हैं कि हमारे पास ये दो पिंड हैं जो कि एक डोरी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, हमने इस दिशा पे एक बल F लगाया, इसका द्रव्यमान मान लिया m1 m2। समान डोरी से जुड़े हैं, बल लगा के आप इसे इधर को खींच रहे हो, और हम इस तरह से खींच रहे कि जो डोरी है ये ढीली नहीं पड़ रही, ये ऐसे खींची तो दोनों ऐसे साथ में जा रहे हैं। इसका मतलब जो त्वरण इसका होगा वही त्वरण इसका भी होगा। बल से इधर की तरफ को खींच रहे हैं तो ये ऐसे गति कर रहा है, त्वरणे डोरी है तो क्या होगा, हमेशा T। इस पॉइंट पे तनाव होगा, मुक्का मारना जो बताया था, इधर को इधर होगा, इधर को। तो पॉइंट से हमेशा जो हमारा कांटेक्ट पॉइंट है, जब हमारा वस्तु और डोरी मिलती हैं, जो कांटेक्ट पॉइंट है उससे हमेशा बाहर की तरफ का आपका तनाव होगा। तो चलिए एफबीडी बनाइए पहले m1 के लिए। बिंदु द्रव्यमान लेंगे m1, क्या लग रहा है नीचे की तरफ m1g, ऊपर की तरफ n। तो यहाँ क्या हो गया m1g, ऊपर की तरफ n। और एक और बात ध्यान दो, जब एफबीडी बनाओगे दोनों को समान दिखाना है। यहाँ कम जगह थी इसलिए मैंने छोटा दिखा दिया। ये दिखाता है आपके जो लगा हुआ बल है उसका परिमाण कितना है। ठीक है, इधर की तरफ को लग रहा है T।
अब कहेंगे एफ भी तो लग रहा है, नहीं, एफ हमारा केवल इस पे लग रहा है, ठीक है ना। देखो पूरे को खींच रहे हैं, बल इस पे लग रहा है, तनाव की वजह से ये वाला भी खींच रहा है साथ में। और त्वरण किस दिशा में हो गया, ये इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, n बराबर m1g और t बराबर m1a। m2 के लिए बनाओ एफबीडी। m2 नीचे की तरफ क्या लगेगा इसमें, देखो m2g, ऊपर की तरफ को इसका प्रतिक्रिया बल n इस दिशा में लग रहा है, f t इस दिशा में लग रहा है, और ये मूव किस दिशा में कर रही है, इस दिशा में। इक्वेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, n बराबर m2g। ये दोनों बल तो हमेशा एक दूसरे को संतुलित करेंगे, क्योंकि वस्तु आपकी आगे की तरफ जा रही है, वस्तु आपकी ऊपर नीचे नहीं जा रही है, खाली एक सरल रेखा में एक्स अक्ष के अनुदिश चल रही है। यहां से लाओ, एक ही दिशा में कौन सा बल है, f t विपरीत दिशा में तो माइनस t बराबर ma। तो यहां से आप क्या निकाल सकते हो, उसमें कितना डोरी में तनाव कितना है और वस्तु का त्वरण कितना है। तो यहां से अगर हम त्वरण लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, f माइनस टी कितना है, m1a बराबर m2a, सॉरी यहाँ पे 2 था, तो f बराबर m1 प्लस m2 बटे a, सो a बराबर f बटे m1 प्लस m2। तो शॉर्टकट क्या हुआ यहाँ का, शॉर्टकट हुआ कि हम इस सारे को एक सिस्टम मान ले, सिस्टम मीन्स निकाय मान ले, एक ही बॉडी मान ले। खाली त्वरण निकालने की बात कर रही हूं, उसके लिए त्वरण निकालने का शॉर्टकट क्या हुआ, इस टाइप के केस में आपने सारे को एक बॉडी मान लिया, तो जिसका द्रव्यमान क्या है m1 प्लस m2, क्योंकि इन्होंने पहले ही बताया है जो डोरी है वो द्रव्यमान हीन है, तो इसका त्वरण क्या हो जाएगा, डायरेक्ट हम लिख देंगे F बराबर, सॉरी त्वरण A बराबर F बटे m1 प्लस m2। तो ये हो गया आपका शॉर्टकट। अब 1 हो 3 हो 10 हो, अगर इस टाइप के अरेंजमेंट में रखे हुए हैं तो आप क्या मान लो, सबके सब समान त्वरण से, ये भी ध्यान रखना, सबके सब समान त्वरण से जा रहे हैं, तो आप इसे एक सिंगल बॉडी मान सकते हो, आप इसे एक सिस्टम मान लो जिसका द्रव्यमान सारे द्रव्यमानों को जोड़ के आ जाएगा। पर अगर आपको उसने तनाव निकालने को बोला है तो आपको ये इक्वेशंस लिखनी ही पड़ेंगी, तभी आपका तनाव आएगा। चलो अब हम करते हैं इस पे न्यूमेरिकल। तो इस क्वेश्चन में इन्होंने हमें ये कुछ ऐसा सिस्टम दिया, ये हमारे 3 द्रव्यमान हैं जो कि रस्सियों से जुड़े हुए हैं, और इन पे एक बल F इधर की तरफ को लग रहा है। इसका द्रव्यमान दिया 2 kg, इसका दिया 8, इसका दिया 10 kg। इन्होंने हमें बोला हमें क्या निकालना है, यदि इस पे 40 न्यूटन का बल लग रहा है, F कितना है 40 न्यूटन, तो ब्लॉकों का त्वरण मींस A निकालना है, तनाव बल T1 व तनाव बल T2 मींस इन्होंने दोनों रस्सियां हमें अलग अलग दे दी हैं, तो हमें इस रस्सी में तनाव और इस रस्सी में तनाव भी निकालना है। तो अब क्या करते हैं, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बल कौन कौन से लग रहे हैं इनमें। चलिए बल देखते हैं। सबसे पहले ये है, इसका तनाव अगर हम T1 मान ले तो इसमें कौन सा लग रहा है, T1 इधर, T1 इधर, इस रस्सी में T2 इधर को, इधर में तनाव इधर को। हमेशा ध्यान रखो तनाव क्या होता है, जहां पे आपका रस्सी जुड़ी है वहां अपनी कमर लगा के सीधा मुक्का मार दो, आपको डायरेक्शन पता चल जाएगी। अब और कौन कौन से लगे हैं, इसमें नीचे क्या लग रहा है 2g, भाई mg लगता है ना, द्रव्यमान इन्होंने 2 दिया है तो हमने डायरेक्ट लिख दिया 2g। इस सतह की वजह से ऊपर की ओर इस पे क्या लग रहा है प्रतिक्रिया, इस पे नीचे की ओर क्या लग रहा है 8g प्रतिक्रिया n, इस पे नीचे की ओर क्या लग रहा है 10g, ऊपर की ओर प्रतिक्रिया n। अब अगर मैं इनका FBD बनाऊं तो क्या आएगा, पहले वाले का बनाऊं, चलो यहां बनाते हैं।
kg वाले का हम बना रहे हैं 2 kg। ऊपर की ओर क्या लग रहा है n, नीचे की ओर लग रहा है 2g। एक और बात, बल F से इन्हें खींचा जा रहा है और डोरी हमारी ढीली नहीं पड़ रही है, डोरी कसी की कसी की, तीनों के तीनों एक साथ जाएंगे, एक दिशा में जाएंगे। t समय में जितनी दूरी इसने तय करी उतनी ही दूरी ये भी तय करेगा, ठीक है। तो सबका त्वरण क्या है, समान। तो सबका त्वरण किस दिशा में है, इस दिशा में, ठीक। अब आ जाओ, FBD इसका बनाना तो और कौन सा बल लग रहा है, T1। त्वरण की दिशा क्या हो गई, ये। सेकंड का बनाओ, सेकंड हमारा क्या है 8g। 8 द्रव्यमान का जो है 8 kg का जो है उस पे नीचे की तरफ लगा है 8g, ऊपर की तरफ लगी है प्रतिक्रिया। और कौन से बल है, इधर को T2, इधर को T1, इधर को T2 लगा है, इधर को T1। त्वरण की दिशा ये है। तीसरा देखो, तीसरे में क्या क्या है, 10 kg वाले में नीचे 10g, ऊपर की तरफ क्या लगा है प्रतिक्रिया, आगे की तरफ कौन सा बल लगा है F 40 न्यूटन का, पीछे की तरफ को क्या लगा है T2। त्वरण की दिशा क्या है ये। अब लिखते हैं इन सबकी इक्वेशंस। तो हमेशा ध्यान रखो जब भी हम इस टाइप की न्यूमेरिकल करते हैं, क्योंकि ये दोनों बल तो एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, है ना, तो हम इनकी इक्वेशंस लिखते ही नहीं है, हम केवल ध्यान देते हैं जिस दिशा में गति हो रही है उस पे। चलो लिखो, इसमें क्या होगा, T1 बराबर 2a, भाई ये लिखते थे ना, बल बराबर ma F नेट, तो यहां बल क्या लग रहा है T1, m कितना है 2, a त्वरण ये है हमारा पहली इक्वेशन। इससे लिखो कौन सा बल लग रहा है T2, T1 अपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस T1 बराबर 8 है, 8a इक्वेशन 2। तीसरे से लिखो F इधर लग रहा है F, T2 अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस T2 बराबर कितना है 10 किलोग्राम का है, 10 इक्वेशन थर्ड, करेक्ट। तो हमारे पास 3 इक्वेशन आ गई है। अब हम तीनों को सॉल्व करके हमें क्या क्या निकालना है, त्वरण T1 और T2 कितना है। अब इन्होंने F कहा कि 40 न्यूटन है, तो हम इसे डायरेक्टली लिख सकते हैं 40 लिख दो मैं, ठीक है ना। अब क्या करो, 3 इक्वेशंस को जोड़ दो। अगर मैं तीनों को जोड़ दूं तो क्या आएगा, T1 प्लस T2 माइनस T1 प्लस 40 माइनस T2 बराबर 10, 8, 18, 2, 20, 20 a, T1 से T1, T2 से T2, तो 20a बराबर 40, a बराबर 40 बटे 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आंसर। T1 कैसे निकालेंगे, इक्वेशन 1 से, फ्रॉम इक्वेशन 1, T1 बराबर 2a 2 into 2 4 न्यूटन आंसर। T2 या तो इसमें रख लो या इसमें रख लो, आपकी मर्जी है। चलो सेकंड से ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड T2 माइनस T1 का मान कितना आया है 4 बराबर 8 into 2, तो T2 कितना हो गया 8 दूनी 16 प्लस 4 बराबर 20 न्यूटन आंसर। तो ऐसे हम इस प्रकार के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ध्यान बस 2 चीजों पे देखना है कि जो ये ऊर्ध्वाधर बल है ये सब तो एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे हैं, पिंड केवल ऐसी तो गति कर रहा है। अगर ये असंतुलित होते तो हमारा पिंड ऊपर नीचे भी जाता है, ठीक है ना, पर ये एक दूसरे को संतुलित कर देते हैं तो इन्हें हम नहीं लिखेंगे। जब हमारे ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे केवल हम जो एक्स अक्ष के अनुदिश जो बल है उनकी इक्वेशंस लिखेंगे। सबसे पहले FBD बनाओ, फिर देखो जो त्वरण की दिशा में बल है उसे पॉजिटिव रख दो, जो उसके विपरीत दिशा में है उसे नेगेटिव रख दो। नेक्स्ट न्यूमेरिकल जो आते हैं हमारे को इस टाइप के होते हैं कि भाई हमारे पास ये एक बॉक्स है, एक ये दूसरा बॉक्स है, दोनों जुड़े हुए रखे हैं और इनके द्रव्यमान अलग अलग है। माना इसका M1 और इसका M2 है। अगर हम इस पे बल F लगाते हैं
तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये ए त्वरण से आगे जाना शुरू हो जाता है। तो ये भी ए से चल रहा है और ये भी ए से चल रहा है। तो इसमें ये पूछ लेंगे कि त्वरण कितना है या एक दूसरे पे इन बॉक्सों के द्वारा लगाया गया बल कितना है। तो सबसे पहले तो देखते हैं बल कौन कौन से लग रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले इसके बल निकाल लो। एक तो लग रहा है m1g, एक लग रहा है ऊपर को n, करेक्ट। और इस बॉक्स की वजह से प्रतिक्रिया बल भी तो लग रहा है या अभिलंब बल भी तो लग रहा है, करेक्ट। हमने क्या कहा, जब भी हमारी दो सतहें जुड़ी हों तो उनमें हमेशा प्रतिक्रिया बल लगता है या अभिलंब बल बोलते हैं। तो m2 की वजह से m1 पे क्या लग रहा है, n। m1 की वजह से m2 पे क्या लग रहा है, n। और इस पे नीचे की तरफ को क्या लग रहा है, m2g। अच्छा चलो, इन सारी इस और इस सतह के बीच में और इन सतह के बीच की जो हमारी प्रतिक्रिया बल है अलग अलग दिखा देते हैं। इसे n डैश से दिखा दो। ये ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है, n। तो अब हम चलो इसका FBD बनाते हैं। पहले इसका बनाते हैं। क्या हो जाएगा, F इस दिशा में है, AB इस दिशा में है, नीचे की तरफ को क्या है m1g, ऊपर की तरफ को है n। पर इसकी वजह से इस पे लगाया गया प्रतिक्रिया बल n इस दिशा में है, n डैश। अब इस पे आ जाओ, इस पे कौन कौन से बल लगे। ये हुआ m1 के लिए। m2 के लिए अगर हम देखें तो m2 पे नीचे की तरफ को क्या लग रहा है, m2g। ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है, प्रतिक्रिया बल n। ये बल F लग रहा है इधर को, और इस बॉक्स की वजह से इस पे इधर को क्या बल लग रहा है, प्रतिक्रिया बल n डैश, त्वरण A। क्वेश्चन आपका यही गलत हो जाता है। रीजन, जो ये बल F है ये केवल इस बॉक्स पे लग रहा है। ये बॉक्स क्यों मूव कर रहा है, इसके द्वारा लगाए गए प्रतिक्रिया बल की वजह से। इस बल की वजह से ये मूव नहीं कर रहा, ये मूव कर रहा है इस प्रतिक्रिया बल व n डैश की वजह से। तो यहां हम जब दूसरे का FBD बनाएंगे तो F नहीं दिखाएंगे, हमेशा याद रखिए, ठीक है। यही कॉमन गलती होती है इन न्यूमेरिकल्स में। अब इनकी इक्वेशन लिखो, तो क्या हो जाएगी इक्वेशन, यहां से लिखेंगे तो क्या होगी, F माइनस n डैश बराबर m1a, करेक्ट। नेट बल बराबर द्रव्यमान गुणा त्वरण। यहां से लिखो n डैश बराबर m2a, इसे n डैश का मान यहां रख दो तो क्या हो जाएगा, F माइनस m2a बराबर m1a। तो F बराबर क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2a। तो a बराबर क्या होगा, F बटे m1 प्लस m2। तो अगर आपको इस तरह के न्यूमेरिकल में वो त्वरण पूछता है तो सारा कुछ करके इक्वेशन करने के बजाय हम क्या कर देंगे, हम इसे फिर से एक सिस्टम मान लेंगे, एक ही सिस्टम मान लेंगे, क्योंकि दोनों समान त्वरण से जा रहे हैं। इसका द्रव्यमान क्या हो जाएगा, m1 प्लस m2। हम इसे दो अलग अलग बॉडी नहीं मान के एक बराबर बॉडी मान ली हमने। तो त्वरण क्या लिख देंगे हम, F बराबर ma। त्वरण क्या होगा, बल बटे द्रव्यमान, बल बटे द्रव्यमान। आंसर आपका डायरेक्ट। पर अगर वो आपसे प्रतिक्रिया बल भी पूछ रहा है तो आपको FBD बना के इक्वेशन लिखनी ही पड़ेगी। तो चलिए अब हम इसका न्यूमेरिकल देखते हैं। तो ये न्यूमेरिकल आपका AIPMT 2015 में आया हुआ है। इसमें इन्होंने हमें दे दिया कि हमारे पास 3 बॉक्स हैं, ऐसे A, थोड़े बड़े बना देते हैं, A B C, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये तीनों एक घर्षणहीन पृष्ठ पर परस्पर संपर्क में रखे गए हैं। यदि 4 किलोग्राम के टुकड़े पर 14 न्यूटन का बल लगाया गया। इन्होंने हमें इनके द्रव्यमान क्या दिया है, ये 4 kg का है, ये 2 kg का है और ये वाला 1 kg का है। इस पे इन्होंने एक बल लगा दिया 14
न्यूटन का, और नाम इन्हें दे दिए हैं ए बी सी। हमें बताना है ए तथा बी के बीच संपर्क बल क्या होगा। ए और बी के बीच हमें संपर्क बल निकालना है, मीनिंग हमें क्या निकालना है, प्रतिक्रिया बल। तो चलो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका इन पे जो बल लग रहे हैं सारे वो देख लेते हैं। ए पे देखो कौन कौन से बल लग रहे हैं। 4G लग रहा है, 4 है ना, और एक प्रतिक्रिया N लग रहा है। दूसरा, इस पे X बॉक्स के द्वारा एक प्रतिक्रिया बल लग रहा है N डैश, करेक्ट। बी पे देखो, बी पे कौन कौन से बल लग रहे हैं, 2G प्रतिक्रिया बल N। ए की वजह से बॉक्स बी पे कौन सा प्रतिक्रिया बल, N डैश। हमने हमेशा बोला था जो हमारी दो सतह होती हैं और जो प्रतिक्रिया बल होते हैं वो हमेशा इन सतह के लंबवत होते हैं। अब सतह ऐसे है तो बल ऐसे लगेंगे, मीनिंग ये ऐसे हो गया, ये प्रतिक्रिया बल को दिखा रहा है, ठीक है ना। और एक और चीज कि जो ये हमारे प्रतिक्रिया बल हैं ये सतह के लंबवत और एक दूसरे के बराबर होते हैं। जितना ये इस पे लगाएगा उतना ही ये भी इस पे लगाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब सी में देख लो क्या क्या है। नीचे की तरफ को G 1G कह लो या G कह लो, ऊपर की तरफ को N। अब इस पे रखो, B की वजह से इस पे हमने मान लिया N डैश, C की वजह से B पे हमने क्या मान लिया N डैश। क्वेश्चन में हमें इन्होंने बस पूछा है A और B के बीच का बल, ये हम ना भी लिखे तो भी कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए। कुछ और भी पूछ ले तो आप हर चीज सॉल्व कर सको इजीली। तो अब हम सबसे पहले बनाते हैं इनके FBD। ए का FBD बनाओ पहले, चलो यहां बनाते हैं। ए का FBD जब हम बना रहे हैं MA हो जाएगा, यहाँ क्या है 4G, ऊपर की तरफ को बल है N, 14 न्यूटन लग रहा है इस पे, इधर की तरफ को 14, और प्रतिक्रिया बल लग रहा है इधर की तरफ को N डैश। तीनों के तीनों, जब तीनों बॉक्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो जब हम पीछे वाले को धक्का दे रहे हैं तो तीनों जा रहे हैं, तो तीनों में त्वरण समान उत्पन्न हुआ है, करेक्ट। तो हम क्या लिखते हैं, त्वरण किस दिशा में जा रहे हैं, इस दिशा में, तो त्वरण की दिशा हो गई ये। इक्वेशन लिखेंगे तो ये दोनों तो कैंसिल कर देंगे एक दूसरे को, ये लिखने की जरूरत ही नहीं। कौन कौन से बल बने, 14 न्यूटन और ये प्रतिक्रिया बल। 14 माइनस N डैश बराबर कितना है 4 MA, 4 द्रव्यमान 4 kg है, 4 A। समझ आया कैसे लिखा, बल जो त्वरण की दिशा में पॉजिटिव, जो उसकी विपरीत दिशा में है नेगेटिव। इक्वेशन 1। बी का बनाओ FBD। MB नीचे की तरफ को क्या लग रहा है 2G, ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है प्रतिक्रिया बल N। अब और कौन कौन से बल हैं इस पे, B पे, एक तो ये बल है N डैश, इधर की तरफ को N डैश, इधर की तरफ को कौन सा है N डबल डैश, भाई ये भी तो लगा रहा है ना इस पे, तो इधर को क्या हो गया N डबल डैश। किधर को जा रहा है ये, त्वरण की दिशा ये वाली है। इक्वेशन लिखो, ये तो दोनों फिर कैंसिल हो जाएंगे। यहां कैसे लिखेंगे हम, N डैश माइनस N डबल डैश बराबर द्रव्यमान कितना है 2, 2A। इक्वेशन 2। C का बनाओ अब। MC का अगर हम बनाते हैं तो नीचे की तरफ को कौन सा लग रहा है उस पे G, ऊपर की तरफ को कौन सा लग रहा है N। इस बॉक्स की वजह से इस बॉक्स पे कौन सा प्रतिक्रिया बल लग रहा है N डबल डैश, N डबल डैश, और ये किस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में। इससे इक्वेशन लिखेंगे, ये कैंसिल, तो कौन सा बल बचा खाली N डबल डैश बराबर द्रव्यमान कितना है 1A या A। इक्वेशन 3 करेक्ट। हमें निकालना है इन दोनों के बीच का प्रतिक्रिया बल N डैश का मान निकालना है। तो इस इक्वेशन से निकालो तो हमें A चाहिए, सबसे पहले तो हमारे पास A होना चाहिए, कितना है, तो क्या करेंगे तीनों इक्वेशन को जोड़ दो।
1 + 2 + 3, 14 माइनस n डैश प्लस n डैश माइनस n डबल डैश प्लस n डबल डैश, 4 2 6 और 1 7, 7 a, ये कैंसिल, ये कैंसिल, तो a कितना आ गया 14/7, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये a का मान उठा के यहाँ रख दो, आपको मिल गया n डैश कितना है, सिंपल। फ्रॉम इक्वेशन 1, 14 माइनस n डैश बराबर 4a, और a कितना है 2, तो 4 दूनी 8, n डैश को इधर ले जाओ, इसे इधर ले आओ, तो क्या हो जाएगा 14 माइनस 8 बराबर n डैश, तो 14 माइनस 8 n डैश कितना हो गया 6 न्यूटन। आंसर। अगर वो आपसे b और c के बीच का प्रतिक्रिया बल पूछता तो वो भी हम निकाल लेते हैं डायरेक्ट इक्वेशन 3 से। चलो ये भी लिख देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 3 n डैश बराबर n डबल डैश बराबर a कितना है हमारे पास 2, सो n डबल डैश कितना है 2 न्यूटन। करेक्ट। जो ये मैं n लिख रही हूं ये न्यूटन को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल बहुत ही अच्छा है और ये हमारा है HC वर्मा बुक से। इसमें इन्होंने क्या कहा, 20 सेंटीमीटर लंबे तथा 5 किलोग्राम द्रव्यमान के गुटके A पर एक छोटा गुटका B रखा हुआ है। ये चीज दे दी इन्होंने हमें। हमारे पास ये एक गुटका है A, इसके ऊपर एक छोटा गुटका B रखा है। ये है हमारा A, उसके ऊपर रखा है B, और A का कितना द्रव्यमान है 5 kg, और कितना लंबा है 20 सेंटीमीटर। करेक्ट। अब इन्होंने कहा यदि गुटके A पर क्षैतिज दिशा में 10 न्यूटन का नियत बल लगाया जाता है, हम गुटके A पर नियत बल लगा रहे हैं 10 न्यूटन का, तो गुटके B को गुटके A से अलग होने में कितना समय लगेगा। अब सबसे पहली बात तो ये आती है कि जब इस न्यूमेरिकल को देखते हैं तो बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि आपको क्या लगता है एक गुटके के ऊपर दूसरा गुटका रखा है, हमने इस पे बल लगाया है तो ये तो दोनों चलेंगे साथ में, ठीक है, रखे रहेंगे, और ऐसे इसके ऊपर हमने एक और ये रखा हुआ है, दोनों चलते जा रहे हैं, तो ये अलग कैसे होगा, तो कभी अलग होगा ही नहीं। पहली गलती आपने यहां कर दी। समझते हैं कैसे। इन्होंने न्यूमेरिकल में एक बहुत लाइन साफ साफ बोली है कि सभी सतहों को घर्षणहीन मानिए, मीनिंग कि जब आपका जो बल है 10 न्यूटन का वो केवल इस पे लग रहा है। पहले जो हमारी स्थिति होती थी वो ये होती थी, ये गुटका ये गुटका, यहां अगर हमने बल लगाया F तो उसकी वजह से ये गुटका चलता था, पर दोनों की आपस में सतह जुड़ी है तो इसके द्वारा जो प्रतिक्रिया बल था उसकी वजह से ये गुटका भी चलता था। अब क्या हो रहा है, बल हम ऐसे लगा रहे हैं, प्रतिक्रिया बल कैसे लग रहा है ऊपर और नीचे, इस दिशा में तो नहीं लग रहे, तो ये गुटका हमारा रुका रहेगा। अगर आप देखो तो ये एग्जाम्पल आपका नहीं हो गया जड़त्व का, या पहले नियम का ही, जो हमने आपको एग्जाम्पल बताया था अपनी लास्ट वीडियो में कि कार्डबोर्ड पे कॉइन रखा है, कार्डबोर्ड पे आप फ्लिक कर दो, बल लगा दिया तो कार्डबोर्ड तो आगे चला जाता है, सिक्का हमारा विराम में बना रह जाता है, वो नीचे गिर पड़ता है। सेम चीज यहां हो रही है, आपने इस पे बल लगाया, ये तो आगे चला गया, ये नीचे गिर पड़ेगा। अब इन्होंने पूछा है कि कितने समय बाद वो नीचे गिरेगा, ठीक है, तो चलिए करते हैं। तो एक और चीज, सेकंड नियम के लिए हमने बोला कि जड़त्वीय निर्देश तंत्र से आपको हमेशा देखना है। तो अगर आप यहाँ खड़े हुए से देख रहे हो, धरती पे खड़े हुए देख रहे हो, तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये गुटका तो आगे जा रहा है पर ये विराम में है, त्वरण इसका क्या दिखाई देगा 0, और इसका त्वरण दिखाई देगा a। पर जस्ट एक्सप्लोर करने की बात है कि यहां से देखेंगे तो क्या होगा, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हर चीज से, और मेरी पूरी कोशिश है कि मैं समझ सकूं कि क्या अगला क्वेश्चन आएगा। किसी के दिमाग में आता है यहां से क्यों, हम तो इस गुटके पे बैठ के देखेंगे तो क्या होगा। आप भी अगर इसी गुटके पे बैठ गए तो फिर क्या होगा,
तब आपको ये गुटका बी पीछे की तरफ को जाता हुआ दिखाई देगा, -1 त्वरण से। क्या हम निकाल सकते हैं? कैसे? अभी निकाल के दिखाते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारी एफबीडी क्या बनेगी। तो चलिए, सबसे पहले क्या हुआ, इस पे देखो कौन कौन से बल लग रहे हैं गुटके पे। एक तो नीचे की तरफ को क्या लग रहा है, 5G, ठीक है। एक ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है, प्रतिक्रिया N। इस गुटके की वजह से इस पे प्रतिक्रिया कितनी है, N'। इस गुटके की वजह से, गुटके A की वजह से गुटके B पे प्रतिक्रिया कितनी है, N'। हमने कब कहा कि ये हमारा विराम में है तो इसका प्रारंभिक वेग भी क्या हो गया, 0। तो चलो इक्वेशन लिख दो, इसके लिए लिखो सबसे पहले। तो कौन कौन सी इक्वेशन आएगी, चलो एफबीडी बना लेते हैं पहले। क्या होगा, 5 kg वाले गुटके का एफबीडी, नीचे की तरफ को क्या लग रहा है, 5G, ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है, N। एक और बल भी तो लग रहा है इस पे, N'। नीचे की तरफ को कौन सा बल लग रहा है, N'। और कौन सा बल लग रहा है इधर की तरफ को 10 न्यूटन, और ये मूव कर रहा है इस दिशा में। इक्वेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो n बराबर क्या हो जाएगा, N' प्लस 5G। एक तो ये हो गया, दूसरा क्या आएगा, 10 बराबर जो बल लग रहा है, द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान कितना है 5, 5A, इक्वेशन 1। दूसरे गुटके पे देखो कौन से बल लग रहे हैं, तो दूसरा गुटका तो हमारा विराम में ही है, ठीक है ना। तो चलो अब हम यहां से निकाल देते हैं। त्वरण कितना हो जाएगा हमारा, A बराबर 10/5, 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो ये गुटका हमारा 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से आगे की ओर जा रहा है। अब मैंने कहा था कि अगर आप यहां बैठ जाओ तो आपको गुटका B पीछे की तरफ को जाता हुआ दिखाई देगा। क्यों? तो जब आप निर्देश तंत्र A में बैठे हो, गुटके A पे बैठे हो, तो B का त्वरण A के सापेक्ष कितना हो जाएगा, AB माइनस AA। ये किसके सापेक्ष होते थे, धरती के सापेक्ष। धरती के सापेक्ष इसका त्वरण, जब यहां से ये बंदा इसे देख रहा है तो इसका त्वरण कितना आया हमारा, 2। धरती के सापेक्ष इसे ये रेस्ट पे है तो इसका त्वरण कितना दिख रहा है, 0। सो -2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। A के सापेक्ष B का त्वरण कितना आया, -2। तो जब आप यहां बैठ जाओगे आपको एक गुटका पीछे जाता हुआ दिखाई देगा, -2 मीटर प्रति सेकेंड के त्वरण से। अब हमें निकालना है कि ये कब गिरेगा। कब गिरेगा, जब ये पीछे की तरफ को चलेगा, ये सारी दूरी चलने के बाद ये नीचे गिर पड़ेगा, करेक्ट। ये तो ही इसके अनुरूप सिंपल बात क्या है कि जब ये पूरा का पूरा गुटका इसके नीचे से निकल गया, ये गिर पड़ेगा। तो टोटल दूरी कितनी तय होनी है हमें, 20 सेंटीमीटर, करेक्ट। तो हम अगर लिख दें SBA, कितना दिया है हमें, 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर। गति का समीकरण SBA बराबर UBT प्लस हाफ ABT T स्क्वायर, करेक्ट। अब SBA कितना है, 0.2, UB B का प्रारंभिक वेग, क्योंकि वो तो विराम पे है, 0, प्लस 1/2 AB कितना हमारे पास आया, 2, T स्क्वायर, 2 से 2 कटा, T स्क्वायर बराबर 0.2, T बराबर √0.2। ये आपका कुछ आएगा 0.447 सेकेंड। इतनी सेकेंड लगेंगी इसे नीचे गिरने में। तो यहाँ भी बहुत अच्छा न्यूमेरिकल है। बस इसमें क्या ध्यान रखना है कि दोनों की सतह घर्षणहीन है। तो जब हम बल जो लगा रहे हैं वो खाली नीचे वाले गुटके पे लग रहा है, ऊपर वाले गुटके पे तो कोई बल है ही नहीं। और न्यूटन का नियम क्या कहता है, कोई वस्तु विराम में है तो विराम में रहेगी, गतिमान है तो गतिमान रहेगी, जब तक कि हम उस पर कोई बल ना लगा दें। तो ये तो हमारा विराम का विराम में ही रहा, बल तो केवल इसी पे लग रहा है, यही आगे मूव कर जाएगा और ये नीचे गिर पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारा यूपी 2016 में आया हुआ है। इसमें इन्होंने कहा, एक बच्चा एक घर्षणहीन मेज पर रखी एक खिलौना गाड़ी जिसमें 2 डब्बे हैं
1.5 न्यूटन के बल से क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण लगाते हुए खींचता है। गणना कीजिए 40 ग्राम के डब्बे में उत्पन्न त्वरण दोनों डब्बों के मध्य जुड़ी भारहीन अवितान्य डोरी के मध्य तनाव। अवितान्य मीन्स अभी बताते हैं, ये दिया इन्होंने हमें यहाँ पे, ये हमारी गाड़ी है और ये बच्चा ऐसे बल लगा के खींच रहा है जो क्षैतिज से 30 डिग्री का कोण बना रहा है। बल लगा रहा है वो 1.5 न्यूटन, ये 40 ग्राम की, ये 20 ग्राम की। इन्होंने कहा कि जो डोरी है वो भारहीन और अवितान्य है। अवितान्य मीन्स कि वो डोरी हमारी ढीली नहीं पड़ेगी, सख्ती रहेगी, दोनों एक साथ जाएंगे एक ही दिशा में। अगर ये 2 मिनट में 1 मीटर चलता है तो ये भी 2 मिनट में 1 मीटर ही चलेगा। ठीक है, अब इस पे त्वरण टी हो जाएगा, सेम डोरी है तो त्वरण टी हो जाएंगे। तो चलो सबसे पहले हम बनाएंगे इनके एफबीडी। एफबीडी बनाने से पहले क्या देख लेते हैं, बल कैसे निकालते थे हम, या तो एक्स अक्ष के अनुदिश हो या वाई अक्ष के अनुदिश हो। यहाँ पे क्या है, किसी कोण पे है, तो ये क्या हो जाएगा 1.5 cos 30, और यहाँ क्या हो जाएगा 1.5 sin 30। चलिए अब बनाते हैं इनके एफबीडी। तो सबसे पहले हम बनाते हैं 40 ग्राम वाले का, 0.04 किलोग्राम वाले का। क्या क्या बनेंगे, नीचे की तरफ को 0.04 जी, ऊपर की तरफ को क्या लगेगा, ऊपर की तरफ को सतह की वजह से प्रतिक्रिया बल एम, और कौन सा बल लग रहा है, इस दिशा में तनाव टी, और ये मूव किस दिशा में कर रहा है, इसमें देखो जब बच्चा खींच रहा है इस खिलौने को तो दोनों एक साथ जा रहे हैं। ठीक है, जितनी दूरी ये तय कर रहा है टी समय में उतनी ही दूरी ये भी तय कर रहा है, तो दोनों का जो त्वरण है समान है। तो ए इधर आ गया हमारा। अब दूसरे पे लिखो कौन कौन से हैं, नीचे की तरफ को लग जाएगा आपका 0.02 जी, ऊपर की तरफ को प्रतिक्रिया लिखो भाई 0.02 किलोग्राम के लिए, नीचे की तरफ 0.02 जी, ऊपर की तरफ को n, इस तरफ को कौन सा बल लग रहा है, ये 1.5 cos 30, इधर बल लग रहा है 1.5 cos 30, इधर की तरफ कौन सा बल लग रहा है, तनाव T, त्वरण किस दिशा में है A, एक और बल हमने छोड़ दिया, ऊपर की तरफ को क्या लग रहा है 1.5 sin 30, 1.5 sin 30। तो चलो अब इक्वेशन लिखते हैं। देखो ये दोनों बल तो एक दूसरे को संतुलित कर देंगे, ये तो हम लिखेंगे नहीं, इसमें लिखेंगे तो T बराबर क्या आएगा, m कितना है 0.04 A। यहां से लिखो, अब यहां से पहला क्या है 1.5 cos 30 माइनस T बराबर 0.02 A, करेक्ट। अब पहले निकालते हैं त्वरण कितना होगा, दोनों का अगर हम जोड़ दें तो कितना आएगा 1.5 cos 30 का मान √3/2 प्लस T माइनस T बराबर 0.06 A। ये तो कैंसिल हो गए, T था ये साथ नहीं है, कैंसिल। तो A का मान कितना आ गया 1.5 √3/2 गुणा 0.06, 0 लगा दो, ये उड़ गया, बाकी बचा 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 0, 2 2 25, 12.5। तो ये आया हमारे पास 12.5 √3 A मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये तो आ गया हमारा लगने वाला त्वरण। अब इन्होंने हमसे तनाव भी पूछा है, टी भी पूछा, तो टी कितना हो जाएगा 0.04 गुणा ए का मान 12.5 √3 गुणा कर दो, 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2 10, 4 एकम 4, 5, 1 2 3, 0.5 √3, 0.5 √3 न्यूटन का तनाव उनके बीच में होगा। वेरी सिंपल। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अगेन फ्रॉम HC वर्मा। तो इस न्यूमेरिकल में उन्होंने कहा एक बड़े बक्से को नीचे की ओर त्वरण A से गिर रहा है, उसके अंदर एक m द्रव्यमान की वस्तु रखी है। अब त्वरण A का मान कितना होगा कि
वस्तु के द्वारा बॉक्स के फर्श पर लगाया गया बल mg/4 हो अगर, मीनिंग इन्होंने हमें क्या दे दिया, पहले तो चेक करो कौन कौन से बल लग रहे हैं। देखो ये बॉक्स नीचे गिर रहा है ए त्वरण से, इन्होंने ऐसा कुछ नहीं बोला कि ये वस्तु ऊपर जा रही है, नहीं, ये यहीं रखी हुई है, तो ये भी ए त्वरण से ही नीचे गिर रही है, ठीक है, दोनों का त्वरण समान होगा। अब इसके ऊपर कौन कौन से बल लगेंगे, एक तो नीचे की तरफ को लगेगा mg, एक इस बॉक्स के द्वारा इस पे लगाई गई क्या होगी प्रतिक्रिया n, इस छोटी वस्तु के द्वारा बॉक्स पे भी तो प्रतिक्रिया लगेगी n, करेक्ट। चलो अब हम इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या होगी इसके लिए, देखो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, त्वरण a नीचे की तरफ को है तो हम लिखेंगे mg माइनस इस पे प्रतिक्रिया क्या है n बराबर a। दूसरी चीज इन्होंने कही है कि जो इस बॉक्स के द्वारा, सॉरी इस वस्तु के द्वारा जो इस बॉक्स के फर्श पर प्रतिक्रिया लगी है, इन्होंने क्या बोला, लगने वाला बल, प्रतिक्रिया ना बोल के इन्होंने बोले लगने वाला बल कितना है mg/4। तो त्वरण का मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो अब एक और चीज देखो, दोनों एक दूसरे पे प्रतिक्रिया तो बराबर ही लगाएंगे। अगर ये इस पे mg/4 लगा रहा है तो बड़ा बक्सा भी तो छोटी वस्तु पे mg/4 ही लगाएगा। तो n का मान हमें क्या मिल गया यहां से, mg/4, ये इसमें रख दो, mg माइनस mg/4 बराबर a, क्या हो जाएगा mg माइनस 1/4, 3/4, देखो mg कॉमन आ गया, 1 माइनस 1/4 बराबर a, 1 माइनस 1/4 क्या हो जाएगा 3/4, 3/4 mg बराबर a। तो त्वरण कितना हो जाएगा हमारा 3/4 mg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, आंसर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, प्रतिक्रिया बल। उन्होंने बस ये बोला है कि ये बक्सा इस वस्तु पे इतना प्रतिक्रिया बल लगा रहा, सॉरी इतना बल लगा रहा है, इन्होंने नाम नहीं दिया कौन सा है। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि सतहों के बीच में क्या लगेगा प्रतिक्रिया बल, अगर ये इस पे इतना लगा रहा है तो ये भी इस पे उतना ही लगाएगा, दोनों आपस में बराबर होंगे, और सिंपल एक क्वेश्चन से आपका आंसर। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा AIPMT से 2014 से। इसमें इन्होंने क्या बोला, m द्रव्यमान का एक बलून a त्वरण से नीचे उतर रहा है। ये हमारा द्रव्यमान m का बलून है जो कि a त्वरण से नीचे की ओर उतर रहा है। यदि इसमें से कितने द्रव्यमान का पदार्थ हटा दिया जाए कि यह a त्वरण से ऊपर की ओर जाने लगे, कितने द्रव्यमान का भार हमें हटाना। हमने कहा कि हमने m' हटा दिया, m' हटाने पे इसका द्रव्यमान कितना बचा m माइनस m', और ये इतने ही त्वरण a से ऊपर की ओर जाने लगा। तो अब हमें निकालना है ये m' कितना होगा। तो बल लगाओ, कौन कौन से लगेंगे इस पे, ये आ रहा है तो नीचे की तरफ इस पे क्या लग जाएगा mg, ऊपर की ओर इस पे हवा के द्वारा बल भी तो लगेगा ना, इसमें नीचे की ओर क्या लग जाएगा m माइनस m', ऊपर की ओर F बल। तो पहली स्थिति में जब हमारा गुब्बारा नीचे आ रहा है तो त्वरण की दिशा नीचे की तरफ को इक्वेशन लिखेंगे तो ये mg हमारा पॉजिटिव होगा, mg माइनस f बराबर m में इक्वेशन 1। दूसरी स्थिति में गुब्बारा हमारा ऊपर जा रहा है तो त्वरण की दिशा ऊपर की ओर है तो f हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, f माइनस m' g बराबर m माइनस m' a, इक्वेशन 2। तो पहली इक्वेशन से f का मान निकालो, क्या आएगा f बराबर mg माइनस ma आ जाएगा, करेक्ट। तो यहाँ पे mg माइनस a, ये आया हमारा f का मान। अब f के इस मान को समीकरण नंबर 2 में रख दो। इसे अगर हम 3 कह दें, then from equation
2 and 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा m g माइनस a माइनस m माइनस m डैश g बराबर m माइनस m डैश a। अब सॉल्व करो इसे, हमें निकालना है m डैश का मान, तो उस बात पे हमें फोकस्ड रहना है। तो यहां से करेंगे mg माइनस ma माइनस mg प्लस m डैश g बराबर ma माइनस m डैश a। कुछ कैंसिल हो रहा है, mg से mg, ma इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा हमारा। सो m डैश g बराबर ma माइनस m डैश a प्लस ma। तो ये क्या हो गया, 2m हो गया हमारे पास, 2m माइनस m डैश 2ma माइनस m डैश a। m डैश a को इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, m डैश g प्लस m डैश a बराबर 2ma, m डैश कॉमन, g प्लस a बराबर 2ma। तो m डैश हुआ 2ma बटे g प्लस a किलोग्राम आंसर। तो अगर आप इतना द्रव्यमान इस गुब्बारे के द्रव्यमान से निकाल दोगे तो ये ऊपर की तरफ कोड़ना शुरू हो जाएगा। तो आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है बच्चों, तो इसलिए हमने क्या करा कि इस वीडियो को 2 पार्ट्स में बांट दिया है। तो ये हमारी गति के दूसरे नियम का पार्ट ए होगा, और पार्ट बी में हम आपको मिलेंगे घिरनी के सारे न्यूमेरिकल्स के साथ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बहुत डरते भी हैं। तो जुड़े रहिए, जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।